आज मैं आपको जो है हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दे रही हूँ और इसका शीर्षक है भाषा विचार। सर्वप्रथम मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी भाषा जो है उसके मुख्य 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग। पहला जो अंग है उस पहले अंग को कहा जाता है, इस प्रकार हम चार्ट तैयार करेंगे और उसके मुख्य 4 अंगों की जानकारी देंगे। देखिए मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। 4 अंग मुख्य कौन कौन से हैं, मैं उनके यहाँ पर सभी के अलग अलग नाम लिख रही हूँ। पहला जो अंग है उसे कहा जाता है वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। क्या होता है? वर्ण यानी अक्षर। दूसरा जो अंग है उसे कहा जाता है शब्द। क्या कहा जाता है? शब्द। और तीसरा जो अंग है उसे कहा जाता है वाक्य। वाक्य। और चौथा जो अंग है उसे कहा जाता है पद। क्या कहा जाता है? पद। उससे पैराग्राफ जो बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा के मुख्य 4 अंग हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा पद। इसी प्रकार हिंदी भाषा जो है उसके मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। अभी मैं आपको प्रकारों की जानकारी दे रही हूँ। पहला देखिए, उसके शीर्षक है प्रकार, और प्रकार को भी हमें इसी प्रकार से अलग अलग करके लिखना है। पहला जो प्रकार है हिंदी का उसे कहा जाता है मौखिक भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और दूसरा जो है उसे कहा जाता है लिखित भाषा। दूसरे को कहते हैं लिखित भाषा। इसका मैं आपको अभी वर्णन करके भी बताऊंगी। पहले मैं उनके नाम लिख देती हूँ। लिखित भाषा। और तीसरा जो प्रकार है उसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा। तीसरा जो है उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब पहला जो लिखित है, लिखित में क्या होता है? भाषण है, हम जो अपनी कविता। पहला जो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? जो हम भाषण देते हैं, अपनी कविता लिखकर जो सुनाते हैं, एक दूसरे से जो हम बातचीत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। और दूसरा जो है लिखित भाषा, निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, कहानी लिखना है, नाटक लिखना है। इसके अलावा हम जो अपनी कविता लिखते हैं, लिखकर हम जो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा। तीसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ना ही हमें मौखिक बताना है, ना ही हमें लिख के बताना है। सिर्फ संकेतों के माध्यम से हम जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों का संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा। इसी प्रकार भाषा जो है उसका अपना व्याकरण है, और व्याकरण तो बहुत आवश्यक है। कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, यदि उसे हमें शुद्ध लिखना है तो उसके लिए जो है व्याकरण बहुत आवश्यक है। वाक्यों को शुद्ध लिखने के लिए, वाक्यों को सुसंबद्ध लिखने के लिए, सही तरीका लिखने का सही तरीका आने के लिए, सही ढंग से लिपि लिखने के लिए हमें जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण से जो है वाक्य रचना एक तो शुद्ध होती है, शुद्ध लिखी जाती है। दूसरा सुसंबद्ध होती है। सुसंबद्ध होती है। और तीसरा रचना जो है वो तार्किक होती है, यानी तर्क के अनुसार जो मुद्दे की बात हम बताना चाहते हैं वो बिल्कुल सही ढंग से लिखी जाती है। उसके लिए जो है हिंदी भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण सही लिखने के लिए, सही वाक्य लिखने के लिए, सही वाक्य रचना करने के लिए व्याकरण जो है वो बहुत ही आवश्यक है। के बाद में हिंदी भाषा में जो है आगत का भी अपना बहुत महत्व है। आगत का तात्पर्य क्या होता है कि दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द लिए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आगत। आए हुए, दूसरी भाषा से आए हुए उसे कहा जाता है आगत। अब इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि पहला जो है तत्सम। तत्सम जो है
तत्सम। जो संस्कृत से लिए हुए शब्द है उसे क्या कहा जाता है? तत्सम। और जो हिंदी से लिए हुए शब्द हैं, हिंदी के खड़ी बोली के शब्द है, उसे कहा जाता है तद्भव। क्या कहते हैं उसे? तद्भव। और तीसरा जो है अरबी रोमन लिपि से लिए हुए, अंग्रेजी के लिखे हुए शब्द है, उसे कहा जाता है रोमन, रोमन लिपि के शब्द। और चौथा जो है फारसी, उर्दू फारसी से लिए हुए जो शब्द है, ऐसे जो शब्द हिंदी भाषा में, खड़ी हिंदी भाषा बोली में प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसे कहा जाता है आगत शब्द। अब तत्सम जो है संस्कृत के तत्सम, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, नीर है, नीर शब्द है, जलज शब्द है, जलज शब्द है, वारिद शब्द है, अम्बुद शब्द है। ये शब्द जो है सभी संस्कृत से लिए हुए हैं हिंदी में। अम्बुद, वारिद, ये सभी शब्द किससे लिए गए हैं? हिंद से, संस्कृत से लिए गए। और इसी प्रकार अब हिंदी भाषा तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो उसमें तो बहुत सारे शब्द आएंगे ही। इसके अलावा रोमन से जो लिए हुए हैं, जिन शब्दों पर अर्धचंद्रकार लगाया जाता है, वो सभी अंग्रेजी रोमन लिपि से शब्द है। जैसे ऑकलैंड, पहला शब्द मैं लिख रही हूं ऑकलैंड, ऑकलैंड। ऑकलैंड के बाद दूसरा लिख रही हूं मैं बॉल, बॉल। जिन शब्दों को बोलते हुए ऊपर अर्धचंद्र का उच्चारण आता है, वो हमारी हिंदी खड़ी बोली में सभी जो है रोमन, अंग्रेजी से लिए हुए शब्द है। तीसरा जो है डॉक्टर, डॉक्टर। पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट का बड़ा फैशन चला हुआ। पॉड भी लिखेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा? अर्धचंद्र आएगा। इस प्रकार अर्धचंद्र लगाकर जो भी शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं वो रोमन से लिखे हुए शब्द। अब फारसी के जो शब्द हैं, अब फारसी के शब्द कौन कौन से हैं? जिन शब्दों के नीचे उर्दू और अरबी से, फारसी से लिए शब्द है, और जिन शब्दों के नीचे बिंदु लगाया जाता है, उन्हें कहा जाता है फारसी के शब्द। जैसे जुर्रत, जुर्रत। अब जुर्रत के नीचे हम क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे, जुर्रत। दूसरा शब्द है तहजीब, तहजीब, तहजीब। और तीसरा जो शब्द है तहजीब के नीचे भी तहजीब, ज के नीचे बिंदु लगाया जाएगा, तहजीब। मजहब, इसके बाद में फारसी का जो है तीसरा शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ मजहब। अब मजहब हम उर्दू शब्द बोल रहे हैं तो उसके नीचे भी हम क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे, मजहब, मजहब। मजहब का अर्थ होता है धर्म। जुर्रत, तहजीब, महजीब, मजहब। तहकीकात, तहकीकात, ये भी उर्दू फारसी का शब्द है। तहकीकात, तहकीकात। तहकीकात, तहकीकात। इस तरह के ये शब्द जो है ये अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए उन शब्दों को क्या कहा जाता है? आगत। क्या कहते हैं उनको? आगत। इसके अलावा हमारी हिंदी भाषा में जो है वो द्वित्व शब्द भी है। अब द्वित्व शब्द कौन से हैं? देखिए, द्वित्व, द्वित्व शब्द। अब द्वित्व शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि जिन शब्दों में एक अक्षर दो बार लिखा जाता है उसको कहा जाता है द्वित्व शब्द। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ चम्मच, चम्मच। लल्लन, लल्लन। बल्लन। इस तरह के ये जो शब्द जिसमें एक अक्षर दो बार आता है उसे कहा जाता है द्वित्व शब्द। तो मेरे बताने का तात्पर्य यह है
कि ये जो हिंदी भाषा है इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग शब्द लेकर इसकी बड़े ही सुंदर ढंग से रचना की गई है। इसके अलावा हमारी जो हिंदी भाषा में है 2 अलग प्रकार के अक्षर भी है। पहला है ढ और दूसरा है ड़। लेकिन इसकी खासियत आपको जानना पड़ेगी। ये जो हमेशा ड़ और ढ ये अक्षर जो है हमेशा वाक्य के बीच में या अंत में आते हैं। ढ ढक्कन के बिंदु लगा के ढ बना है, ड डमरू के नीचे बिंदु लगा के ड़ बना है। और उसका भी प्रयोग जो है हिंदी भाषा में वाक्य लिखते समय किया जाता है। इसलिए ये 2 अक्षर भी जो हैं हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा जो है उसमें बोली का भी अपना बहुत महत्व है। अब बोली यानी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि बोली यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पे 50-50 किलोमीटर की दूरी पे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, उस क्षेत्रीय भाषा को क्या कहा जाता है? बोली। जैसे उत्तराखंड की बोली क्या है? गढ़वाल। अवध की उसके बाद अयोध्या की बोली क्या है? अवधी। ब्रज की बोली क्या है? ब्रज भाषा। बिहार की बोली क्या है? भोजपुरी। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? बोली। गढ़वाल, गढ़वाल, गढ़वाल के बाद है भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी के बाद में तीसरी जो बोली है उसे कहा जाता है अवधी। अवधी के बाद में चौथी जो बोली है उसको कहते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा तो बहुत ही मधुर है क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन किया गया है, रासलीलाओं का वर्णन किया गया है, और वो भाषा सुनने में भी बड़ी मधुर लगती है और ऐसा लगता है उसे सुनते ही रहिए क्योंकि वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसके अलावा हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अपने लिखने का एक तरीका है, एक ढंग है। उस लिखने के तरीके और ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि। चिन्हों के माध्यम से जो वाक्य रचना की जाती है, वाक्य रचना से जो पद तैयार किया जाता है, उसके लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं उसको? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। यह लिपि का अपना बहुत महत्व है। चिन्हों के माध्यम से अक्षरों को जोड़कर शब्द तैयार किए जाते हैं। शब्दों के माध्यम से सही जो है वाक्य बनाया जाता है और सही वाक्यों के द्वारा जो है पद तैयार किया जाता है। उसके लिए देवनागरी लिपि सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके पश्चात आता है व्याकरण। सही ढंग से लिखने के तरीके के लिए हमें व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है और बाद में वाक्य रचना तैयार करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको यही बताया कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश में राजभाषा के रूप में है और उसे राष्ट्रभाषा बनाने पर विचार किया जा रहा है। वास्तव में जो हमारी हिंदी है वो बहुत ही सरल और सुबोध है। आसानी से हम उसे सीख भी सकते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग उसका विरोध क्यों करते। दुनिया की जितनी भाषा